एक करोड़पति थका हुआ घर पहुंचा और उसने देखा कि नौकरानी का बेटा उसकी बेटी के साथ नाच रहा था। अरविंद मेहता अपने गुरुग्राम के आलीशान बंगले में पहुंचा। शरीर थका और टूटा हुआ था और दिमाग अब भी दिन के आखिरी ईमेल में उलझा हुआ था। वह उन दिनों में से एक था जो कभी खत्म नहीं होते। मीटिंग्स, फोन कॉल, वकील और बेरहम आंकड़े। वह कार से उतरा, बिना सजे हुए बगीचे की तरफ देखे और हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस लटकाए अंदर चला गया। हमेशा की तरह उसी उम्मीद के साथ सन्नाटा, गूंजती खाली जगह, एयर कंडीशन की ठंडी हवा और वह एहसास वह किसी महंगे होटल में रह रहा था जो असल में उसका अपना नहीं था। लेकिन उस शाम सन्नाटा मौजूद नहीं था। जैसे ही वह ड्राइंग रूम के कमरे से अंदर आया, उसे हंसी सुनाई दी, बच्चों की हंसी और एक हल्की गर्मजोशी हवा, मानवीय धुन जो उस परफेक्ट सजावट और महंगी पेंटिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अरविंद वहीं रुक गया, जैसे वह किसी और के घर में आ गया हो। कालीन पर उसकी 5 साल की बेटी आन्या सफेद फ्रॉक पहनकर घूम रही थी, जैसे किसी फैशन कैटलॉग से निकली हो। उसके पास लगभग उसी उम्र का एक लड़का था जिसने साफ लेकिन घिसा हुआ डेनिम ओवरऑल पहना हुआ था। वह पूरी गंभीरता के साथ उसके कदमों का साथ देने की कोशिश कर रहा था, जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। आन्या उसका हाथ पकड़कर हंस रही थी, जैसे पूरी दुनिया उसी छोटे से नाच के घेरे में समा गई हो। सोफे पर अभी भी अपनी काली सफ़ेद यूनिफॉर्म में घर में 6 दिन सफाई करने वाली सीमा गिटार बजा रही थी। वह ऐसे नहीं बजा रही थी जैसे समय काटने के लिए बजाया जाता है। वह उसे एक ऐसी नरमी और आत्मा के साथ बजा रही थी जैसे वह किसी और जिंदगी से आई हो। और पीछे लकड़ी की अलमारी के पास लगभग छिपा हुआ उसका ड्राइवर और भरोसेमंद आदमी राजेश खड़ा था, शांत भाव से उस दृश्य को देखता हुआ, जैसे यह सब हमेशा से योजना का हिस्सा रहा हो। अरविंद को समझने में एक पल नहीं लगा कि किसी ने उसे आते नहीं देखा। उसके हाथ से ब्रीफकेस फिसल गया और ज़मीन पर गिरा, जिसकी तेज़ आवाज़ ने संगीत को थप्पड़ की तरह रोक दिया। आन्या अचानक रुक गई, उसकी आंखें फैल गई और फिर वह कानों तक मुस्कुराई। पापा पापा, आप आ गए। वह दौड़कर उसके पास आई, बाहें फैलाकर। अरविंद सहज रूप से झुका और उसे उठा लिया। उसकी हल्की गर्माहट अपने सीने पर महसूस की, उसकी बच्चों वाली खुशबू, और उसका चेहरा अपनी गर्दन में छिपा लिया। और उसी क्षण उसे एक और तेज झटका लगा, यह एहसास कि उसकी बेटी उसे ऐसे गले लगा रही थी जैसे सदियां बीत गई हो, जबकि सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे। डेनिम पहना लड़का वहीं खड़ा रह गया, हाथ शरीर के सामने कसकर जुड़े हुए। उसकी भूरी आंखों में डर भरा था, जैसे उसे चोरी करते पकड़ लिया गया हो। सीमा ने जल्दी से गिटार नीचे रखा, खड़ी हुई कांपते हाथों से अपनी यूनिफॉर्म ठीक कर घबरा कर बोली, सर अरविंद, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी लौट आएंगे, माफ़ कीजिएगा, मैं बस। अरविंद ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे अभी माफ़ी नहीं चाहिए थी। वह जानना चाहता था कि उसके अपने घर में क्या हो रहा था। आन्या उससे चिपकी हुई थी, उसके कान में धीरे से बोली, जैसे कोई प्यारा राज बता रही हो, पापा ये रोहन है, मेरा दोस्त। वो मेरे साथ खेलने आया है क्योंकि मैं फिर से अकेली थी। यह सुनकर अरविंद के दिल में जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई। फिर से? वह जानता था कि अनाया उस विशाल घर में बहुत समय अकेले बिताती है। नैनी आती जाती रहती है, ट्यूटर आते हैं, महंगे खिलौने डिब्बों में बंद रहते हैं, और वह 14 घंटे रोज़ काम करता था, एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए जो कथित तौर पर उसी के लिए था। आन्या की माँ तब चली गई जब वह शिशु ही थी। उसने एक ठंडी चिट्ठी छोड़ दी थी कि वह माँ बनने के लिए नहीं बनी। अरविंद ने अपना अभिमान निगल लिया, गुस्सा निगल लिया, दर्द निगल लिया और बस कमाने में लग गया, जैसे पैसा खालीपन भर सकता हो।
उसने फिर लड़के की तरफ देखा। रोहन छोटा था, लेकिन उसकी मुद्रा में कुछ अजीब था, एक ऐसी सतर्कता जो 5 साल के बच्चे में नहीं होनी चाहिए। वह अपनी माँ को सुरक्षात्मक नज़र से देख रहा था, जैसे किसी अनहोनी के लिए तैयार हो। सीमा एक कदम आगे आई और धीमी टूटती आवाज़ में बोली, सर, रोहन मेरा बेटा है। जो महिला उसकी देखभाल करती है वो आज बीमार हो गई है और मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी। आपने मुझसे कहा था कि कल की डिनर पार्टी के लिए घर तैयार रखना है। मैं उसे साथ लाई और वादा किया था कि वह सर्वेंट क्वार्टर में चुप रहेगा, लेकिन आन्या ने हमें सुन लिया और खेलने की जिद करने लगी। सीमा की आंखों में आंसू भर आए। वह यहीं अपने बेटे के सामने नौकरी खोने की उम्मीद कर रही थी। यह उसके झुके कंधों और भींचे होठों से साफ दिख रहा था। राजेश आगे आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, साहब, सीमा बहुत मेहनती है और ईमानदार है। इसने कभी कोई गलती नहीं की। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन अरविंद जैसे सुन ही नहीं रहा हो। उसका दिमाग इस बात में उलझा था कि सीमा 11 महीनों से उसके घर में काम कर रही थी और उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आन्या रोहन का हाथ पकड़कर बोली, पापा, रोहन जा नहीं सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और सीमा आंटी बहुत अच्छा गिटार बजाती हैं और मुझे सिखाएंगी। रोहन मज़ेदार कहानियाँ सुनाता है। मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज़ में वही विनती थी जो वह तब कर रही थी जब वह चाहता था कि वह काम पर न जाए, लेकिन इस बार उसने सच्ची खुशी थी, ऐसी जो खरीदी नहीं जा सकती थी। अरविंद अपनी बेटी को ऐसे देखने लगा जैसे पहली बार देख रहा हो। सीमा, उसने आखिर कहा, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? 11 महीने से सर। और इस पूरे समय में क्या मैंने कभी तुम्हारी जिंदगी या तुम्हारे परिवार के बारे में पूछा? सीमा ने सिर्फ सिर हिला दिया। नहीं। अरविंद को शर्म महसूस हुई। वह हमेशा सोचता था कि दूरी रखना पेशेवर होता है, लेकिन वह दूरी उदासीनता जैसी लगने लगी। और बच्चे के पिता, उसने नरमी लेकिन सीधेपन से पूछा। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने नज़र झुका ली और फुसफुसाई, वो मुझे गर्भ के 4 महीने में ही छोड़कर चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। अरविंद के सीने में गांठ सी पड़ गई। आन्या ने हाथ बढ़ाया, रोहन का हाथ पकड़े हुए। क्या वो डिनर पर रुक सकता है पापा? मैं वादा करती हूँ कि सारी सब्जियाँ खाऊंगी। पहले अरविंद मना कर देता, नियम होते थे, सीमाएं होती थी, लेकिन उस शाम कुछ बदल गया। रोहन, अरविंद झुककर उसकी आंखों के स्तर पर आया। क्या तुम्हें फुटबॉल पसंद है? रोहन ने झिझकते हुए कहा, थोड़ा सा सर। बगीचे में एक गेंद है जिसे आन्या कभी इस्तेमाल नहीं करती। तुम दोनों डिनर से पहले खेल सकते हो। आन्या खुशी से चिल्लाई और रोहन को खींचकर बाहर ले गई, बिना किसी अनुमति का इंतजार किए, जैसे दुनिया अचानक सुरक्षित हो गई हो। कमरे में सिर्फ बड़े लोग रह गए। सीमा चुपचाप रो रही थी, हाथ के पीछे से आंसू पोंछते हुए, जैसे वह अपनी यूनिफॉर्म को गंदा नहीं करना चाहती हो। तुम्हें धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, अरविंद ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, और तुम्हें अपनी नौकरी खोने का भी डर नहीं होना चाहिए। मुझे आज बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं। सीमा ने गला सूखते हुए निगला। आखिरकार वह टूटी हुई आवाज़ में बोली, सर, मेरा किराया 2 बार लेट हो चुका है। स्कूल भी फीस मांग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरविंद ने राजेश की ओर देखा। उसने सम्मान से नज़र झुका ली, जैसे बिना शब्दों के मान रहा हो कि वह पहले से यह सब जानता था। तुम लोग कहाँ रहते हो? अरविंद ने पूछा। यहाँ से बहुत दूर, एक किराए के कमरे में। वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 बस बदलनी पड़ती है। मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है। अरविंद ने ज़्यादा सोचा नहीं, जो उसके लिए असामान्य था, लेकिन यह फैसला सही था। बंगले के पीछे एक छोटा सा घर है, जहाँ पहले सफाई सुपरवाइजर रहती थी। कई सालों से खाली पड़ा है। तुम दोनों वहाँ रह सकते हो बिना किराए के, और कल से तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी होगी। सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं सर, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकती। यह बहुत ज़्यादा है।
यह ज़्यादा नहीं है, अरविंद ने दृढ़ आवाज़ में कहा। यह तो सबसे कम है जो होना चाहिए, और मेरी बेटी को साथ चाहिए, और तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा बच्चा लगता है। राजेश ने हल्की खांसी के साथ सिर हिलाया। मैं इस वीकेंड उस छोटे से घर को ठीक करवाने में मदद कर दूंगा। सीमा दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि यह सच है। फिर बहुत धीमी आवाज़ में, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो, उसने कहा, धन्यवाद। अरविंद ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिसने उसे भीतर तक छू लिया। राहत, हाँ, लेकिन साथ ही अपनी खोई हुई गरिमा का लौटना, जैसे कोई लंबे समय बाद खुलकर सांस ले रहा हो। उस रात चारों ने साथ खाना खाया, उस बड़ी डाइनिंग टेबल पर जहां अक्सर सिर्फ एक ही प्लेट होती थी। हंसी थी, रोहन की कहानियां थी, आनिया के मासूम सवाल थे, और कई सालों में पहली बार अरविंद को लगा कि वह सच में मौजूद है, सफल नहीं, मौजूद। दिन धीरे धीरे घर को बदलने लगे, बिना शोर किए हुए। पीछे वाला छोटा घर ठीक कर दिया गया। सीमा और रोहन 2 सूटकेस और कुछ गत्ते के डिब्बों के साथ वहां रहने आ गए। आन्या ने सामान जमाने में ऐसे मदद की जैसे वे परिवार का हिस्सा हो, और अरविंद दूर से यह सब देखकर हैरान रह गया कि उनके पास कितना कम था और वे फिर भी कितना मुस्कुरा रहे थे। फिर कुछ और अप्रत्याशित हुआ। अरविंद ने ऑफिस से जल्दी आना शुरू कर दिया, मजबूरी से नहीं, दिल से। वह घर आता आन्या को गिटार पर मुश्किल से 2 सुर बजाते सुनता, रोहन को बगीचे में गेंद के पीछे दौड़ते देखता, और सीमा को धीमे धीमे गुनगुनाते हुए खाना बनाते हुए महसूस करता। एक शाम अरविंद रसोई से आती आवाज़ सुनकर नीचे गया। सीमा केक बना रही थी। आन्या और रोहन के हाथ आटे और चॉकलेट से भरे हुए थे, और वे ऐसे हंस रहे थे जैसे भाई बहन हो। आन्या ने उसे देखा और चिल्लाई, पापा आइए, आप भी। अरविंद झिझका। उसने कभी कुछ बेक नहीं किया था, लेकिन सीमा मुस्कुराई, और उस मुस्कान में कोई दास्तां नहीं थी, बस एक सच्चा निमंत्रण था। आइए सर, अभी जगह है। अरविंद ने अपना महंगा कोट उतारा, शर्ट की बाहें मोड़ी, और इतना अनाड़ीपन से अंडा तोड़ा कि आन्या हंसते हंसते झुक गई। रोहन ने उसे सिखाया कि अंडा कैसे तोड़ते हैं बिना उसे बर्बाद किए। सीमा बीच बीच में धीरे से उसका हाथ सुधार देती। उन छोटे छोटे और मासूम स्पर्शों में अरविंद ने अचानक एक अजीब सी बिजली महसूस की, जिसने उसकी सांसें रोक दी। सीमा भी एक पल के लिए स्थिर हो गई। उसके गाल हल्के लाल हो गए। उन्होंने वह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किनारों से थोड़ा जला हुआ केक खाया। किसी को परवाह नहीं थी, वे फिर भी हंसते रहे। अरविंद को याद नहीं था कि वह आखिरी बार उसने खुद को इतना हल्का, इतना इंसान, इतना सा महसूस किया था। उस रात जब आन्या ने मुंह भरे हुए पूछा, क्या सीमा आंटी हमेशा हमारे साथ डिनर कर सकती हैं? सीमा जल्दी से बोली कि नहीं, उसे अलग खाना चाहिए, वही सही तरीका है। लेकिन अरविंद ने उसे नई शांति के साथ रोक दिया। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा होगा। यह घर खाली रहने के लिए बहुत बड़ा है, और तुम लोग इसका हिस्सा हो। सीमा रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू सुंदर थे। आन्या ने अपने पिता को गले लगा लिया। धन्यवाद, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। महीनों के साथ प्यार चुपचाप और अनिवार्य रूप से बढ़ता है। अरविंद ने जाना कि सीमा सिर्फ सफाई नहीं करती, वह सोचती है, राय देती है, सपने देखती है। उसने जाना कि उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, क्योंकि जिंदगी ने उसे मजबूर कर दिया था। और रोहन, वह बहुत अच्छा बच्चा था, इतना अच्छा जैसे उसे जीने के लिए भी अनुमति मांगना सीख लिया हो। एक रात जब बच्चे सो चुके थे, अरविंद और सीमा छत पर बैठे थे। उसने वह बात कबूल की जो वह कभी नहीं कह सकता था। मुझे खुश होने से डर लगता था। मैंने सोचा, अगर मैं सिर्फ काम पर ध्यान दूं, तो कोई मुझे फिर छोड़कर नहीं जाएगा। सीमा ने उसे उस कोमलता से देखा जो कभी न्याय नहीं करती। आप खुश रहने के हकदार हैं सर, आन्या भी, और आप पहले की ही कोशिश कर रहे हैं। अरविंद ने उसे देखा और एक मीठे डर के साथ समझ लिया, वह उससे प्यार करने लगा था।
जब उसने कहा यह बात कही, सीमा कांप गई। लोग बातें करेंगे, मैं आपकी कर्मचारी थी, करने दो, उसने शांत स्वर में कहा। मैं बहुत लंबे समय तक लोगों की सोच की चिंता करता रहा। अब मैं वह जीना चाहता हूँ जो दिल में महसूस करता है। उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे से शादी करने की अनुमति मांगी। उनका सुखद अंत परफेक्ट या तुरंत नहीं था। फुसफुसाहटें हुई, थकावटें थी, कटु टिप्पणियां थी, लेकिन अरविंद ने दुनिया के सामने सीमा का हाथ थामे रखा। और जब भी वह डगमगाता, आन्या अपनी सच्ची और सरल बातों से उसे संभाल लेती। मुझे मेरा परिवार ऐसे ही पसंद है। समय के साथ अरविंद ने उसी बगीचे में सीमा को शादी के लिए प्रस्ताव दिया, जहां आन्या और रोहन पहली बार साथ खेले थे। शादी से पहले रोहन ने गंभीरता से उससे कहा, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। अरविंद ने उसे गले लगाकर दिल से जवाब दिया, और जब मैं नहीं समझ पाया तब आन्या का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। शादी घर पर ही सादगी से हुई। आन्या ने फूल उठाए, रोहन गर्व से अंगूठियां लेकर चला। राजेश हल्की मुस्कान के साथ यह दृश्य देख रहा था, जैसे आखिरकार दुनिया में कुछ सही जगह पर आ गया हो। कुछ साल बाद जब कोई अरविंद से पूछता कि उसके सबसे अच्छी निवेश क्या थी, तो वह कंपनियों या इमारतों की बात नहीं करता। वह आन्या और रोहन को देखता, अब बड़े हो चुके भाई बहन की तरह झगड़ते और एक दूसरे का बचाव करते हुए। जब वह सीमा को रसोई में गाते हुए देखता, तब जवाब देता, वह शाम जब मैं थका हुआ लौटा और जहाँ सिर्फ सन्नाटा होता था, वहाँ संगीत सुना, क्योंकि उसी दिन अनजाने में उसने एक ब्रीफकेस गिराया था और एक पूरी जिंदगी उठा ली थी। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।